दोस्तों हम लोग लेसन नंबर 7 गुरुत्वाकर्षण पढ़ रहे हैं, जिसका एक थ्योरी का एक वीडियो बन चुका है। अब इसका दूसरा वीडियो शुरू कर रहे हैं हम लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे उपग्रह के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? उपग्रह के बारे में, सैटेलाइट के बारे में। तो चलिए उपग्रह देखें किसे कहते हैं। उपग्रह, उपग्रह, ठीक है। जैसे देखिए ग्रह किसे कहते हैं, तो वे आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों तरफ, ठीक ना। ग्रह किसे कहते हैं, तो वे आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग? ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। उपग्रह किसे कहते हैं, तो वे आकाशीय पिंड जो ग्रह के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। किसके तरफ? ग्रह के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? उपग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपग्रह कहते हैं। इतनी बात सबको समझ में आई? तो आपसे किस एग्जाम में आपसे डेफिनेशन नहीं पूछेगा, बस आपको ऐसे कह देगा कि ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले किसी आकाशीय पिंड को कहते हैं। ऑप्शन दे देगा ग्रह, सूर्य, उपग्रह, तारे। तो क्या बोलेंगे आप लोग? ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंड को क्या बोलते हैं? उपग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपग्रह। और सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंड को क्या बोलते हैं? ग्रह बोलते हैं। इतनी बात सबको समझ में आई? तो बस यही था उपग्रह कि उपग्रह किसे कहते हैं, तो ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंड को क्या बोलते हैं? उपग्रह बोलते हैं। ठीक है, आगे है आपका पलायन वेग। पलायन वेग, ठीक। पलायन वेग क्या होता है, तो पलायन वेग वह न्यूनतम वेग होता है। क्या? वह न्यूनतम वेग होता है जिस पर यदि किसी पिंड को पृथ्वी से, ठीक है, पृथ्वी से फेंक दिया जाए तो वह उसके गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाएगा और फिर वापस कभी लौट के पृथ्वी पे नहीं आएगा। समझ में आया क्या होता है पलायन वेग? तो क्या होता है पलायन वेग? तो पलायन वेग वह न्यूनतम वेग होता है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी से फेंक दिया जाए ऊपर, तो वो क्या होगा? पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को क्या कर जाएगा? पार कर जाएगा और वह पुनः पृथ्वी पे वापस नहीं आएगा। ठीक है, पृथ्वी पे जो पलायन वेग होता है, पृथ्वी पर पलायन जो वेग होता है, पलायन वेग वो कितना होता है, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। किस पे? पृथ्वी पे। ठीक है, तो पूछ देता है आपसे कि पृथ्वी पे पलायन वेग का मान है कितना होता है, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। इतनी बात सबको समझ में आई? ये क्या है? पलायन वेग है हम लोग का। किस पे? पृथ्वी पे। अन्य ग्रहों पे पलायन वेग अलग अलग होता है। ठीक है, ये किसके कारण होता है, तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है इसके कारण पलायन वेग में चेंजेस आते हैं। ठीक है, जहाँ का गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा वहाँ पे पलायन वेग का मान कुछ कम होगा, जहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होगा वहाँ पे पलायन वेग का मान ज्यादा होगा। ठीक है, तो समझ में आया पलायन वेग क्या होता है। अब आगे देखिए कृत्रिम उपग्रह। उपग्रह तो हम लोग समझ लिए क्या, कि वे आकाशीय पिंड जो ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उसे उपग्रह कहते हैं। तो भाई कुछ ऐसे भी हो सकता है कि मनुष्य द्वारा निर्मित कोई चीज हो जो ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाए, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उपग्रह बोलते हैं। ठीक है, कृत्रिम उपग्रह बोलते हैं। किसके द्वारा? मनुष्य द्वारा बनाया गया हो। ठीक है, तो देखिए मनुष्य क्या करते हैं? उपग्रह को, किसको? कृत्रिम उपग्रह को। कृत्रिम उपग्रह क्या करते हैं साइंटिस्ट कि कोई बनाते हैं, ठीक है, उपग्रह बनाते हैं और उसको क्या करते हैं कि जो पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी की कक्षा में 100 किलोमीटर की, कितनी? 100 किलोमीटर की ऊंचाई पे ले जाके और इसको एक क्षैतिज वेग दे देते हैं। क्या दे देते हैं? क्षैतिज वेग। जैसे यही ग्रह है, उपग्रह बनाया है, इसको जाके एक क्षैतिज वेग दे देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई गोल चीज, चलिए जैसे मान लीजिए ये ऊपर का जो गोल चीज दिख रहा है ये क्या है? पृथ्वी है। और इसे 100 मीटर की हाइट पे किसी उपग्रह को जो मनुष्य द्वारा बनाया हो उसे ले जाके, जैसे मान लीजिए इस ऊंचाई पे लेके चले गए, इसको एक क्षैतिज वेग दे देंगे। क्षैतिज वेग, तो ये क्या करेगा? अब इसके चारों तरफ ऐसे चक्कर ना लगे, ऐसे या ऐसे लंबवत वेग नहीं देना है, ऊर्ध्वाधर वेग नहीं देना है, इसको क्षैतिज वेग देना है। इस डायरेक्शन में दीजिए, इस डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में क्षैतिज देना चाहिए। तो क्या करेगा? इसके चारों तरफ
और वो कितना वेग देना चाहिए वो भी मैं बता दे रहा हूँ। इसको जो क्षैतिज वेग देना चाहिए इसका मान 8 किलोमीटर पर सेकेंड का वेग दिया जाता है। ठीक है, कृत्रिम उपग्रह जब बनाते हैं साइंटिस्ट तो उसको पृथ्वी तल से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पे ले जाके और उसको 8 किलोमीटर पर सेकेंड का एक क्षैतिज वेग दे देते हैं। तो क्या करता है, पृथ्वी के चारों तरफ घूमना, चक्कर लगाना क्या करता है, शुरू कर देता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। बात सबको समझ में आई? थोड़ा कृत्रिम उपग्रहों का उपयोग आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, उसके उपयोग थोड़ा समझ लीजिए। देखिए पहला क्या कह रहा है, कह रहा है कि इनसे वायुमंडल के ऊपरी क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। यानी जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं इससे किसी भी ग्रह के अगर मंडल छोड़ा जाए उसके, ठीक है, उसके किसी भी ग्रह के कक्षा में छोड़ा जाए तो क्या करता है, उस ग्रह के ऊपरी क्षेत्र का क्या करता है, अध्ययन आपको देता है, उसके बारे में जानकारी देता है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि पृथ्वी के आकार के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। ठीक है, यानी पृथ्वी के कक्षा में छोड़ा जाएगा तो पृथ्वी के बारे में बताएगा, अलग अलग ग्रहों का उपग्रह होगा तो उनके ग्रहों के बारे में बताएगा कि उनका आकार कैसा है। ठीक है, आगे कह रहा है कि मौसम की पूर्व सूचना भेजी जा सकती है। कृत्रिम उपग्रहों से मौसम की क्या हम लोग पूर्व जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि मौसम कैसा होगा। जैसे आज लोग देखे होंगे मोबाइल में भी ये सिस्टम है कि मोबाइल में आप ऑन कर लेंगे उसे तो बता देगा कि हाँ इतने तारीख को बारिश होने वाली है, इतने तारीख को इतने टेम्परेचर है। ये सब किससे होता है, कृत्रिम उपग्रहों द्वारा भेजी गई सूचनाओं द्वारा। ठीक है, आगे क्या है, सूर्य तथा अंतरिक्ष से रेडियो संवादों को भेजने में सहायक मिल सकती है। जैसे हम लोग FM चालू करते हैं तो उसके जो सिग्नल्स होते हैं वो भी किससे आते हैं, कृत्रिम उपग्रह से ही आते हैं। ठीक है, पृथ्वी से जो भी समाचार होता है उसको भेजा जाता है पहले आकाश में। ठीक है, वहां से कृत्रिम उपग्रहों द्वारा फिर रिटर्न आपके FM पे भेजा जाता है। इतनी बात सबको समझ में आई? आगे देखिए, कह रहा है कि टेलीविजन कार्यक्रमों तथा रेडियो संवादों को भेजने में सहायक मिल सकती है। वही बात, ठीक है, फिर उसी बात को दोहराया है, बस वहाँ सूर्य तथा अंतरिक्ष में, यहाँ टेलीविजन तथा रेडियो की बात की रहे, वही कर रहा है। ठीक है, अगला कह रहा है कि उल्का पिंडों का अध्ययन किया जाता है। कृत्रिम उपग्रहों से जो उल्का पिंड होते हैं, उल्का पिंड यानी वही जो छोटे छोटे आकाशीय पिंड होते हैं उन्हें उल्का पिंड कहते हैं। ठीक है, तो उनके अध्ययन में। फिर चौथा कर रहा है, लास्ट कर रहा है कि मानव की अंतरिक्ष उड़ान तथा दूसरे ग्रहों पर पहुंचने का कार्यक्रम इन्हीं कृत्रिम उपग्रहों पर आधारित होता है। जैसे मानव अंतरिक्ष में जाते हैं, किसी अन्य उपग्रह या ग्रह पे जाते हैं तो उनकी जितनी भी कार्यक्रम और जानकारियां होती हैं यह कृत्रिम उपग्रहों के द्वारा ही मिलती हैं हमें। ठीक है, इतना सबको समझ में आया? तो चलिए अब देखिए आगे टॉपिक है इसके भू-अस्थायी उपग्रह, कि भू-अस्थायी उपग्रह क्या होते हैं। तो इसको पहले क्लीन कर लेते हैं, फिर देखते हैं भू-अस्थायी उपग्रह। चलिए देखिए भू-अस्थायी उपग्रह, भू-अस्थायी उपग्रह। भू-अस्थायी उपग्रह किसे कहते हैं? तो उपग्रह क्या होते हैं, जो ग्रह के चारों तरफ क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारी पृथ्वी है और इसके चारों तरफ ये क्या कर रहा है, उपग्रह परिक्रमा कर रहा है। तो भू-अस्थायी उपग्रह कौन कहा जाएगा? तो वे उपग्रह, ठीक है, वे उपग्रह जिनकी पृथ्वी के सापेक्ष जो वेग हो वो क्या हो, शून्य हो, अर्थात वो पृथ्वी से दिखने पे वो उपग्रह अस्थायी दिखेंगे कि रुके हुए दिखेंगे। ठीक है, तो वैसे उपग्रहों को क्या बोलते हैं, भू-अस्थायी उपग्रह। क्या बोलते हैं, भू-अस्थायी उपग्रह। क्यों बोलते हैं भू-अस्थायी? अस्थायी का मतलब वो स्थिर दिखते हैं। क्या दिखते हैं, ये उपग्रह स्थिर दिखते हैं। स्थिर क्यों दिखते हैं? तो क्योंकि इनका जो पृथ्वी की सापेक्ष वेग होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। किसके सापेक्ष? तो पृथ्वी के सापेक्ष। पृथ्वी के सापेक्ष क्या होता है, वेग उनका शून्य होता है, इसलिए क्या दिखाई देते हैं, अपनी कक्षा में स्थिर दिखाई देते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, भू-अस्थायी उपग्रह कहते हैं। इनकी जो ये कक्षा है परिक्रमण करने की, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पार्किंग कक्षा। क्या बोलते हैं, पार्किंग कक्षा। ठीक है, क्या बोलते हैं, इनके जो ये जिस कक्षा में परिक्रमण करते हैं उसे क्या बोलते हैं,
पार्किंग कक्षा कहते हैं। और अन्य नाम से जाना जाता है भू-अस्थायी ग्रहों को, ठीक है, भू-अस्थायी उपग्रहों को एक और कुछ अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे इन्हीं को बोलते हैं क्या, तुल्यांकाली, या इन्हीं को बोला जाता है संचार उपग्रह, ठीक है। ये भू-अस्थायी उपग्रह हैं, तुल्यांकाली, संचार उपग्रह, इन सब क्या है, भू-अस्थायी ग्रह के अन्य नाम, इन्हें इन नाम से भी क्या होता है, जाना जाता है। तो इतनी बात सबको समझ में आई। भू-अस्थायी उपग्रह क्या होता है, तो वे उपग्रह जो अपनी कक्षा में स्थिर दिखाई देते हैं, अर्थात पृथ्वी के सापेक्ष उनका वेग क्या होता है, शून्य होता है, इस कारण वो स्थिर दिखाई देते हैं। ऐसे ग्रहों को क्या बोलते हैं, भू-अस्थायी उपग्रह कहते हैं। इनके कक्षा को, जिस कक्षा में ये परिक्रमण करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पार्किंग कक्षा कहते हैं। इतनी बात सबको समझ में आई। देखिए, भू-अस्थायी ग्रह को इस प्रकार सेट किया जाता है, इस कारण इसका मतलब ऐसे सेट किया जाता है कि भू-अस्थायी उपग्रह दिखता है तो इसको क्या किया जाता है कि क्या पृथ्वी जो है, इस पे जो भूमध्य रेखा है, ठीक है, ऐसे राउंड होके पीछे से आती है ना, जैसे ऐसे मान लीजिए उसके भूमध्य रेखा है, तो इसी के सीध में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है, इस प्रकार सेट किया जाता है भूमध्य रेखा के ऊपर, इस प्रकार सेट किया जाता है कि जो पृथ्वी का केंद्र है और इसका जो कक्षीय केंद्र है वो क्या हो, समपाती हो, ठीक है। इसका जो कक्षीय ऐसे घूमेगा, उसका केंद्र और इस पृथ्वी का केंद्र क्या हो, समपाती हो, और वो भी किसके ऊपर, भूमध्य रेखा के ऊपर। और इसका जो परिक्रमण काल है वो कितने का हो, 24 घंटे का। ऐसा सेट किया जाता है कि इसका परिक्रमण काल कितना हो, 24 घंटे का, और पृथ्वी का घूर्णन काल भी कितने का होता है, 24 घंटे का। यानी पृथ्वी के घूर्णन काल के समान ही इसका क्या बनाया जाता है, परिक्रमण काल बनाया जाता है, ठीक है। और इसको भूमध्य रेखा के ऊपर इस प्रकार सेट किया जाता है कि इसका कक्षीय केंद्र पृथ्वी के केंद्र के क्या हो, समपाती हो। इस वजह से ये जो भू-अस्थायी उपग्रह होते हैं ये पृथ्वी के सापेक्ष क्या दिखाई देते हैं, स्थिर दिखाई देते हैं, और इनका पृथ्वी के सापेक्ष क्या होता है, वेग शून्य मालूम प्रतीत होता है, ठीक है। वो देखने में स्थिर दिखेंगे, लेकिन जबकि उनका परिक्रमण काल कितने का होता है, 24 घंटे का। कितने का होता है इनका परिक्रमण काल, 24 घंटे का होता है इनका परिक्रमण काल। इतनी बात सबको समझ में आई। तो ये रहा आपसे आपका भू-अस्थायी उपग्रह से रिलेटेड इतना इंफॉर्मेशन। आगे है उपग्रह की ऊर्जा। जो उपग्रह हैं पृथ्वी के चारों तरफ या अन्य ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, उनमें कितनी ऊर्जा संचित होती है उसके बारे में समझ लेते हैं। चलिए तो देखते हैं उपग्रहों की ऊर्जा के बारे में, ठीक है। तो जब कोई भी उपग्रह किसी ग्रह के चारों तरफ परिक्रमण करता है, ठीक है, कोई भी उपग्रह जब ग्रह के चारों तरफ परिक्रमण करता है तो इसमें दो तरह की ऊर्जा संचित होती है। कौन कौन सी, तो पहले तो ये पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पे जाएगा, तो गुरुत्वीय क्षेत्र के विरुद्ध कुछ ऊंचाई पे इसको ले जाके छोड़ा जाता है, तो इसके प्रति जो इसके स्थिति में जो परिवर्तन हुआ है, इसके कारण जो इसमें स्थितिज ऊर्जा रहती है वो एक हो गई mgh। और क्या होती है, तो ये जाके किसी कक्षा में, मतलब कक्षा में वेग से भी क्या करता है, किसी वेग से क्या करता है, परिक्रमण करता है, तो उसके कारण कौन सी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा 1/2 mv²। ये दोनों क्या होती है, उपग्रह की ऊर्जा होती हैं। यानी उपग्रह की टोटल ऊर्जा बोले तो वो किसके बराबर होता है, U + k, अर्थात कितना होता है उपग्रह की ऊर्जा, अर्थात कितनी हो जाएगी। देखिए ये क्या है, स्थितिज ऊर्जा ना, तो स्थितिज ऊर्जा हम लोगों ने निकाला था कितना, G(m)r, ठीक है। और गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी G(m)r होता है, लेकिन बटे में क्या है 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 2r, ठीक है। अब इन दोनों को ही क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे Gm और m बटे में 2r। और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, माइनस में होती है ना, ठीक है। तो अब इसी को सॉल्व करिए, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 2r, इसका डिवाइड करेंगे तो r से r कैंसिल होगा, तो इसका मतलब हो जाएगा 2Gm प्लस क्या हो जाएगा Gm बटे में 2r, ठीक है। तो यहाँ से टोटल E बराबर कितना आ जाएगा, ये क्या है 2 है 1 है, यानी -Gm बटे में 2r।
ये आपकी आ जाएगी किसकी, ग्रह की टोटल ऊर्जा, ठीक है, उपग्रह की, सॉरी ग्रह की नहीं, उपग्रह की। तो उपग्रह की ऊर्जा क्या होती है, तो इसमें तो एक गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है, वो कितनी होती है, U बराबर mg, या यही बराबर होता है किसके, जैसे इसके बराबर लिखें तो ये होता है माइनस, एक बार मैंने इसका टॉपिक भी है पिछले वीडियो में बताया गया है, क्या होता है G कैपिटल M स्मॉल m बटे में R, ठीक है, इतना होता है। और एक इसके कक्षीय चाल के कारण इसमें गतिज ऊर्जा होती है, K बराबर 1/2 mv², ये क्या है, गतिज ऊर्जा, किसके बराबर, G m स्मॉल m बटे में 2R, ठीक है। और तो इसकी टोटल ऊर्जा की क्या हो जाएगी, U, क्योंकि इसमें गतिज ऊर्जा भी है स्थितिज ऊर्जा भी है, तो यानी टोटल ऊर्जा U प्लस K हो जाएगी। तो U का मान इतना है, K का मान उतना है, दोनों को सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, टोटल एनर्जी E बराबर माइनस G कैपिटल M स्मॉल m बटे में 2R। इतनी बात सबको समझ में आई, तो इस फार्मूलों को नोट कर लीजिएगा। और आगे आपका चंद्रमा पर वायुमंडलीय की अनुपस्थिति का कारण बताया जा रहा है, आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, मैं पैड भी दे रहा हूँ। क्या है कि चंद्रमा की त्रिज्या तथा चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण दोनों ही पृथ्वी की अपेक्षा कम हैं, अतः चंद्रमा पर पलायन वेग केवल 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड है, जिसे पृथ्वी पे पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, जबकि चंद्रमा पर उसका त्वरण, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के तुलना में कम होने के कारण वहां का पलायन वेग कितना होता है, तो 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड है। इसको याद कर लीजिएगा, इस चंद्रमा पे पलायन वेग जो दिख रहा है इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चंद्रमा के ताप पर गैसों के अणुओं का औसत वेग इनकी इससे अधिक होता है, अतः गैस के अणु चंद्रमा पर नहीं ठहरते हैं, अतः चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। और उसका पलायन वेग कम होने के कारण ही वहाँ पे जो ताप के कारण वहाँ पे जो गैसें होती हैं उनका जो वेग है पलायन वेग से क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। तो पलायन वेग क्या होता है कि वह न्यूनतम वेग होता है जिससे किसी भी ग्रह या उपग्रह से फेंक दिया जाए तो वो उसके गुरुत्वीय केंद्र को, गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है, पुनः उस पर वापस लौट के नहीं आता है। तो चंद्रमा पे क्या होता है, ताप के कारण वहाँ पे जितने भी गैस हैं कुछ भी हैं उनके जो कण है उनका वेग क्या होता है, पलायन वेग से ज़्यादा हो जाता है और वह उसके गुरुत्वीय क्षेत्र को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। इस कारण चंद्रमा पे जो वायुमंडल है उसका निर्माण नहीं हो पाता है, वहाँ पे वायुमंडल अनुपस्थित होता है, ठीक है। तो ये यहाँ से इसी टॉपिक के साथ आपका ये थ्योरी इसका समाप्त हो जाता है, ठीक है। अब इसका हम लोग शुरू करेंगे अभ्यास प्रश्न, ठीक है। तो उसमें से भी कुछ प्रश्नों का हम लोग देख लेते हैं, कुछ प्रश्नों को, फिर आगे इसमें तो ज़्यादा प्रश्न है, 33 तक हैं, तो इस वीडियो में तो संभव नहीं है, तो कुछ प्रश्न देख लेते हैं और फिर आगे कुछ प्रश्नों को अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके अभ्यास प्रश्न को। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समुद्र में उठने वाले ज्वार का कारण है, ठीक है। पृथ्वी तल पे जो समुद्र है इसमें क्या होती हैं, कुछ लहरें ऐसे उठती हैं, मतलब कुछ लहरें उठती हैं उसे ज्वार करते हैं, जब नीचे गिरती है तो भाटा कहते हैं, ठीक है। तो इनके उठने का कारण क्या है, तो जो पृथ्वी है इसके नजदीक क्या है, हम लोग का उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा, ठीक है, क्या है, चंद्रमा है। तो क्या होता है कि जो पृथ्वी तल पे जो समुद्र का जल होता है इस चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण क्या होता है, कुछ ऊपर उठ के फिर पुनः पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे आ जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, ज्वार कहते हैं। तो ये किसके कारण होता है, तो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, चंद्रमा का पृथ्वी पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, पहले का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ, ए, ठीक है। किसके कारण होता है, तो चंद्रमा द्वारा पृथ्वी पे लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ना कि किसके, सूर्य के नहीं, क्योंकि सूर्य क्या है, इससे काफी दूर है, बहुत ज्यादा क्या है, दूर है, बहुत ज्यादा क्या है, दूर है, जबकि चंद्रमा क्या है, इसके अपेक्षा बहुत क्या है, नजदीक है, ठीक है। इस कारण इसमें चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल थोड़ा सूर्य की गुरुत्वाकर्षण बल से प्रभावी होता है, ठीक है। अगला देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि गुरुत्वीय प्रभाव कम हो, ठीक है, गुरुत्वीय प्रभाव कम हो तो निम्न में से कौन सा बल लगेगा, निम्न में से कौन सा बल लगेगा, कह रहा है श्यान बल नहीं, आर्किमिडीज का उछाल बल, स्थिर वैद्युत बल, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए श्यान बल जो होता है पदार्थ के भार पर निर्भर नहीं करता है, तो इसको हटा दीजिए।
आर्किमिडीज का उछाल बल ये पदार्थ के भार पे निर्भर करता है। ये क्या होता है? पदार्थ के भार पे निर्भर करता है, क्योंकि जब किसी भी पिंड को जल में डालते हैं तो जितना भार विस्थापित करता है उतना ही उत्प्लावन बल लगता है। तो ये पदार्थ के भार पे निर्भर करता है। और गुरुत्वीय प्रभाव कम होगा तो भाई जाहिर सी बात है जो पिंड के भार हैं वो गुरुत्वीय बल पे निर्भर करते हैं, तो उनमें भी चेंजेस आएंगे। तो जो आपका बी नंबर ऑप्शन है आर्किमिडीज का उछाल बल, इस पे क्या होगा? कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा बदलेगा? तो आर्किमिडीज का उछाल बल क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि गुरुत्वीय जो बल होता है, गुरुत्वीय प्रभाव जो होता है वो भार उस पर निर्भर करता है, वो ज्यादा होगा। गुरुत्वीय बल क्या होगा? ज्यादा होगा तो भार, गुरुत्वीय भार क्या होगा? भार ज्यादा होगा। कम होगा तो कम होगा। ठीक है, तो कौन निर्भर करेगा? जबकि श्यान बल और विद्युत स्थिर वैद्युत बल ये भार पे निर्भर नहीं करते हैं पदार्थ के, और गुरुत्वीय प्रभाव कम होगा तो उसका भार क्या होगा? कोई भी वस्तु है उसका भार कम हो जाएगा। तो जो आर्किमिडीज का उछाल बल है वो वस्तु के भार पे निर्भर करता है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ? बी सही हुआ। ठीक है, आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? कहता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान निर्भर करता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान निर्भर करता है। ऑप्शन कह रहा है पिंडों के द्रव्यमान पर, पिंडों के बीच की दूरी पर, समीप रखे अन्य पिंडों के द्रव्यमान पर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो जी है एक नियतांक है। ठीक है, क्या है? एक नियतांक है। तो ये इन सारी बातों पे निर्भर नहीं करता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? इसका करेक्ट होगा, यानी इनमें से किसी पे निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, ये एक नियतांक है, इसका एक मान है, फिक्स मान है। ये किसी द्रव्यमान चेंज होगा तो इसका मान चेंज नहीं होने वाला है, या इनके बीच की दूरी बदलेगी तो इसका मान चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, चौथा देखिए क्वेश्चन। चौथा क्या कर रहा है? कह रहा है कि पृथ्वी का एक उपग्रह एक समान वेग से पृथ्वी कक्षा में परिक्रमा कर रहा है। यदि अचानक गुरुत्वाकर्षण बल समाप्त हो जाए तो उपग्रह क्या? ऑप्शन दे रहा है कि उसी कक्षा में भी वेग से परिक्रमा करेगा। दूसरा कह रहा है कि कक्षा के स्पर्श रेखा के अनुदिश भी वेग से गति करेगा, उसके वेग में वृद्धि होकर गिर जाएगा। अतः डी दे रहा है अंततः मूल कक्षा में किसी बिंदु पर विराम स्थिति में आ जाएगा। देखिए आप लोग एक बचपन में खेल खेले होंगे कि किसी डोरी को किसी पिंड को एक डोरी में बांध के ऐसे गोल गोल घुमाते हैं, तो क्या करता है? जहाँ पकड़े हैं उसको केंद्र मान के उसके चारों तरफ क्या करता है? वो गोल गोल घूमता है। तो यहाँ पे वही कंडीशन है, पृथ्वी पर एक उपग्रह एक समान वेग से, यानी जो उपग्रह होते हैं पृथ्वी को केंद्र मान के उसके चारों तरफ घूमते हैं, और हम लोग जो डोरी में पत्थर या कोई भी टुकड़ा बांध के उसे भी घुमा रहे तो वो गोल गोल घूमता है। करे अचानक गुरुत्वाकर्षण बल समाप्त हो जाए, तो आप समझिए अचानक इसे घुमा रहे और वो छूट जाए हाथ से, तो क्या आप देखते हैं कि जो हम लोग हाथ में नचा रहे हैं किसी पिंड को धागे में बांध कर, तो जैसे ही छूटता है तो किसी एक दिशा के डायरेक्शन में क्या होता है? गति करने लगता है। अर्थात जब भी कोई भी पिंड किसी वृत्तीय पथ पे गति करता है तो उसकी दिशा लगातार चेंज होती रहती है, और वो क्या होती है? स्पर्श रेखा की दिशा में होती है। ठीक है, हर बिंदु पे स्पर्श रेखा की दिशा में होती है। तो जैसे ही इसका गुरुत्वीय बल खत्म होगा, वहां पे जैसे जिस पॉइंट पे खत्म होगा गुरुत्वाकर्षण बल, वहां पे जो स्पर्शी रेखा होगी उसी के सीध में, ठीक है, उसी के समदिश क्या होगा? वो भी वेग से गति करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो चौथे का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? जैसे आप लोग भी ऐसे नचा कर और छोड़ते हैं तो देखते हैं जिस पोजीशन पे, जैसे मान लीजिए इस पोजीशन पे ऐसे छूटा तो इसके स्पर्शी रेखा की दिशा में क्या करेगा? वो जिस वेग से मतलब भी वेग से गति करेगा, जो भी वेग हो। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा चौथे का? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा कि उसी कक्षा में भी वेग से कक्षा के स्पर्श रेखा के अनुदिश भी वेग से गति करेगा, यानी जिस पोजीशन पे वो गुरुत्वाकर्षण बल समाप्त होगा वहां पे जो टेंजेंट खींचेंगे, स्पर्शी रेखा खींचेंगे, उसी की अनुदिश वो भी वेग से गति करना शुरू कर देगा। ठीक है, अगला देखिए पांचवा क्वेश्चन। आगे सब ऑप्शनल है ये सब। पांचवा देखिए, कह रहा है कि यदि दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी 2 गुनी कर दी जाए तो उसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल होगा। ठीक है, थोड़ा इसको समझ लेते हैं, मिटा दे रहे हैं इधर के पोर्शन को। देखिए पांचवा क्या कह रहा है? कह रहा है कि 2 द्रव्यमान है और उनके बीच की दूरी को 2 गुना कर दिया जाए। जैसे एक ये द्रव्यमान है और एक ये द्रव्यमान है और इसकी बीच की दूरी ये है। ठीक है, तो इसके बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या होता है? F बराबर जी एम, एक को कैपिटल एम मान लेते हैं, एक का द्रव्यमान स्मॉल एम मान लेते हैं,
तो कैपिटल एम स्मॉल एम बटे में आर स्क्वायर, यही होता है ना। तो हम लोगों को इसके और इसके बीच पूछ रहा है दूरी को दोगुना कर दे तो उसका बल कितना हो जाएगा। तो इन सबको कांस्टेंट मान लें तो एफ क्या हो जाएगा, एफ व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा आर स्क्वायर के, हो जाएगा ना। देखिए फर्स्ट कंडीशन मान लीजिए इसके बीच की दूरी आर है, तब गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा 1/r², इसको कांस्टेंट माने, ठीक है। तो इसको समीकरण 1 मान लीजिए। दूसरी कंडीशन कर रहा है कि यदि इसकी दूरी को दोगुना कर दे यानी r बराबर 2r हो जाए, ठीक है, तब कितना बल होगा, F बराबर कितना हो जाएगा 1/r² मतलब 2r का स्क्वायर, या इसको आगे सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा F बराबर 1/2 4r², ठीक है। देखिए 1/r² की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग F, इसको F डैश मान ले रहे हैं, ठीक ना। तो क्या लिख सकते हैं 1/r² की जगह पे F, तो F डैश बराबर क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अरे सॉरी 1/4 और इसके जगह पे क्या लिख दे F, ठीक, F लिख दे, ठीक है। तो इसको कर दे, करना क्या है, F डैश का ही मान पूछा है ना, F डैश का ही मान पूछा है कि उसका जो बीच की दूरी है दोगुना कर दे तो उसका गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा। तो जो पहला गुरुत्वाकर्षण बल है उसका चौथाई यानी उसका 1/4 हो जा रहा है, यानी जो पहले गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है उसका 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/4, कब, जब उनके बीच की दूरी को दोगुना कर दिया जाए तब क्या होगा भाई, बीच की दूरी घटाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा ना, कितना कम होगा, दोगुना करेंगे तो 1/4 कम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, पांचवे का ऑप्शन नंबर डी 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, पांचवे का डी। समझ में आया होगा। चलिए अगला देखिए 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तथ्य यह प्रदर्शित करता है कि पृथ्वी पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सूर्य की ओर होती है, ठीक है। 6वां क्वेश्चन कह रहा है कि वह कौन सा तथ्य है जो यह सिद्ध करता है कि जो पृथ्वी है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो उस पर एक कार्य करता है जिसकी दिशा सूर्य की तरफ होती है। तो पृथ्वी का जो परिक्रमा काल है यानी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, यही एक कारण है कि क्योंकि जब भी कोई पिंड किसी पिंड के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो उस पर एक बल कार्य करता है अभिकेंद्र बल, जिसकी दिशा सदैव केंद्र की तरफ होती है। और जितने भी ग्रह हैं जो चक्कर लगाते हैं सूर्य के चारों तरफ, तो जो सूर्य होता है उनके केंद्र में स्थित होता है, ठीक है, कक्षाओं के केंद्र में स्थित होता है। तो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो क्या करता है, एक उसके केंद्र की तरफ यानी जो सूर्य की तरफ है उसके तरफ एक बल कार्य करता है। कौन सा बल, अभिकेंद्र बल। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये कह रहा है कि गिरते हुए पिंडों से सूर्य की ओर विचलन, नहीं, ये नहीं कारण है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करना, ठीक है, पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण करना ही कारण है। परिक्रमा करेगी उसके चारों तरफ तभी तो केंद्र अभिकेंद्र बल कार्य करेगा, किसके तरफ, सूर्य के तरफ। यानी 6वें का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी करेक्ट है। इतना क्लियर है, नोट करिए। फिर देखते हैं 7वां क्वेश्चन। देखिए 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि दो द्रव्यमान m1 तथा m2 तथा जिनके बीच की दूरी r है के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F निम्न सूत्र द्वारा दिया गया है, यानी F बराबर k m1 m2 अपन r²। तो नियतांक k का मान है, ए कह रहा है कि केवल मात्रक पद्धति पर निर्भर करता है, यानी जो k का मान है वो केवल मात्रक पद्धति पर निर्भर करता है। बी कह रहा है केवल द्रव्यमान के बीच के मध्यांतर पर मध्य पर निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करता है। ऑप्शन सी कह रहा है कि ए व बी दोनों पर निर्भर करता है, और ऑप्शन डी कह रहा है कि ए तथा बी दोनों पर निर्भर नहीं करता है। तो हम लोगों ने एक क्वेश्चन आया था, अब कौन सा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान निर्भर करता है। तो न ही पिंडों के बीच की दूरी पे, न उनके द्रव्यमान पे, ठीक है, न ही उनके माध्यम पे निर्भर करता है। इसका मान कब चेंज होगा, जब मात्रकों की पद्धति चेंज करेंगे, ठीक है। एमकेएस में कुछ और होगा, सीजीएस में कुछ और होगा, जब मात्रक चेंज करेंगे तब इसका मान क्या होगा, बदलेगा। ये किसी माध्यम, द्रव्यमान या उनके बीच की दूरी पे निर्भर नहीं करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल मात्रक की पद्धति पे, यानी 7वें का ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट होगा। इतनी बात सबको समझ में आई है। 8वां क्वेश्चन देखिए। 8वां कह रहा है कि किसी व्यक्ति को पृथ्वी की सतह पर भार 72 किलोग्राम है, यानी पृथ्वी पे भार कितना है, 72 किलोग्राम है। तो कह रहा है कि इसको चंद्रमा पे ले जाया जाए तो इसका भार कितना होगा, ठीक है, इसका भार कितना होगा, किस पे, चंद्रमा पे।
तो जो चंद्रमा पे गुरुत्वीय बल होता है, गुरुत्वीय, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण, सॉरी, गुरुत्वीय बल जो होता है वो पृथ्वी के कितना होता है, 1/6 होता है। कितना होता है, 1/6 होता है। ठीक है, तो ये इसका द्रव्यमान पृथ्वी पे m कितना है, 72 किलोग्राम m का मान दिया है। ठीक है, अब पृथ्वी पे पूछ रहा है तो पृथ्वी पे भार कितना होगा, mg, जबकि g कितना होता है पृथ्वी का, चंद्रमा पे पृथ्वी के 1/6 होता है, यानी g के स्थान पे रख दीजिए 1/6। m का मान कितना है, 72, कितना, 72, तो भार कितना हो जाएगा, 12×6 = 72, कितना हो जाएगा, 12 किलोग्राम का। यानी जो पृथ्वी पे व्यक्ति है उसका वजन 72 किलोग्राम हो तो उसका चंद्रमा पे कितना होगा, 12 किलोग्राम का होगा। ठीक है, कितने का होगा, 12 किलोग्राम का। यानी जितना भी है व्यक्ति का भार पृथ्वी पे, उसमें 6 से डिवाइड कर देंगे तो चंद्रमा पे कितना भार होगा उसका मालूम पड़ जाएगा। तो कितना होगा, 72 किलोग्राम। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 8वें का। 8वें का ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, 9वां देखिए, 9वां क्या कह रहा है कि उपग्रह में भारहीनता का कारण है। यानी जो उपग्रह होते हैं यदि उसमें भारहीनता का कारण ना होता तो वो गिर जाते, नीचे गिर जाते यदि उसमें भार होता तो। लेकिन जबकि वो भारहीनता का अनुभव करते हैं, क्या होता है, भारहीनता का कारण क्या है, तो जो उपग्रह होते हैं जिस कक्षा में छोड़ा जाता है तो वो उनका जो सतह का प्रतिक्रिया बल होता है वो शून्य होता है। ठीक है, क्या होता है, प्रतिक्रिया बल शून्य होता है। इस कारण, क्योंकि जो पृथ्वी बल लगाते हैं उनपे तो उसका ये रिएक्शन नहीं देते हैं। ठीक है, प्रतिक्रिया बल क्या होता है, शून्य होता है। इस कारण क्या होते हैं, उपग्रह जो होते हैं वो भारहीनता का अनुभव करते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 9 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 10वां कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल कैसा बल है, प्रतिकर्षण बल है, स्थिर वैद्युत बल है। भाई गुरुत्वाकर्षण आकर्षण बल है तो प्रतिकर्षण बल तो होगा नहीं, स्थिर वैद्युत बल ये भी नहीं होगा, संरक्षी बल है या असंरक्षी बल, इन्हीं दोनों बलों में से कोई बल होगा। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो क्या होता है, संरक्षी बल होता है। क्या होता है, संरक्षी बल होता है। संरक्षी बल किसे कहते हैं, तो वे बल जो क्या होते हैं, उसकी ऊर्जाओं पे निर्भर करते हैं। ठीक है, किसके, जो पिंड है उसकी ऊर्जाओं पे निर्भर करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, संरक्षी बल। जो हम लोग का गुरुत्वाकर्षण बल है इसमें कौन कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा होती हैं, जिन पे गुरुत्वाकर्षण बल भी क्या होता है, निर्भर करता है। ठीक है, तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है कैसा बल है, संरक्षी बल है। कैसा बल है, संरक्षी बल है, इसको याद कर लीजिए। कैसा बल है गुरुत्वाकर्षण बल, संरक्षी बल। चलिए देखिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 11 कह रहा है क्या कि यदि पृथ्वी का व्यास उसके वर्तमान व्यास का आधा हो जाए तो इसका द्रव्यमान 1/8 रह जाएगा। ठीक है, जो पृथ्वी का व्यास है उसका वर्तमान व्यास आधा हो जाए तो इसका द्रव्यमान 1/8 रह जाएगा। उस आधे आकार का पृथ्वी पर g का मान होगा। आधे आकार का पृथ्वी पर g का मान क्या होगा। देखिए g बराबर निकाले थे हम लोग, स्मॉल g बराबर कैपिटल G m/r/e का स्क्वायर, इतना निकाले थे। इसको एक समीकरण 1 मान लीजिए। कह रहा है सेकेंड कंडीशन कि यदि पृथ्वी के व्यास को आधा कर दे, तो भाई व्यास को आधा करेंगे तो त्रिज्या भी आधी होगी। ठीक है, त्रिज्या भी आधी होगी। जैसे मान लीजिए व्यास 14 है तो त्रिज्या कितनी होगी, 7 होगी। यदि व्यास को आधा कर दे, 7 कर दे, तो 7 का आधा कितना होगा, त्रिज्या भी तो आधी होगी। अब 7 का ही तो आधा, व्यास का ही तो आधा त्रिज्या होता है। तो 14 था तो 7 हुआ, 7 का 7 हो गया, यानी 14 था व्यास तो उसका आधा किए 7 हो गया। तो 14 था तो कितना त्रिज्या थी, 7 थी, यानी आधा थी। अब जैसे ही उसको व्यास को आधा करें यानी व्यास 7 किए तो त्रिज्या भी आधी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, तो 3.5 हो जाएगी। तो उसी तरह व्यास को आधा करेंगे तो त्रिज्या भी क्या होगी, आधी हो जाएगी। तो सेकेंड कंडीशन के लिए जी निकालें, यानी जी डैश निकालें। उसको जी डैश बराबर कितना हो जाएगा, जी भार कितना रह जाता है 1/8, तो 1/8 m/e बटे में त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या भी आधी हो जाएगी, यानी 1/2 r/e का स्क्वायर। इतना क्लियर है। इधर देखिए इसको, तो क्या हो जाएगा, जी डैश बराबर 1/8 बाहर निकाल दीजिए, तो 1/8 g m/e बटे में क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो दोनों का स्क्वायर होगा ना,
इसको बटे में लिख देते हैं कि 8। देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो r² बटा 4 हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा यानी 4 यहाँ पे चला जाएगा, बचेगा यहाँ पे r²। इसको कटा देंगे तो कितना बार में कटेगा, 2 बार में। यानी इधर और देखिए, इधर इसको देखिए, g डैश बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 GME बटे में RE का स्क्वायर। और ये किसके बराबर है, फर्स्ट समीकरण से g के बराबर, यानी g डैश बराबर क्या हो जाएगा, g डैश बराबर 1/2 g, यानी जो अंतिम यानी उसका जो भार है यानी उसका व्यास आधा कर दे तो उसका जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा, अरे सॉरी गुरुत्वीय बल जो होगा वो कितना हो जाएगा, जो गुरुत्वीय बल पहले उसके कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, उसका आधा हो जा रहा है, 1/2 जी का आधा हो जा रहा है। ठीक है, कितना हो जा रहा है, आधा। आप लोग को समझ पा रहे होंगे इसको। ठीक है, इस इक्वेशन से क्या समझ में आ रहा है कि जो गुरुत्वीय बल होगा कब, जब उसकी त्रिज्या को आधा कर दे यानी व्यास को आधा कर दे तो कितना हो जाएगा, पहले जो गुरुत्वीय बल होगा उसके आधा हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 11 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए। 11 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है, ऐसे सॉल्व करके आए हैं, ऐसे जी डैश का मान कितना है, जी के आधा है। इतना क्लियर है। तो ये रहा इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करिए, और जो लोग चैनल पे नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके हमारे साथ जुड़ जाएं। इससे क्या होगा कि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे उसके नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।